नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएम के दो शब्द से राजनीतिक दल परेशान हैं। ये शब्द हैं काला जादू और रेवड़ी पॉलिटिक्स। इसी शब्द से आगे काला धन, काले कारनामे जैसे कई शब्द बांड अब चल रहे हैं। इस पर क्या हो रहा है, इस पर अभी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी। वहां 58 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। जी हां, 1-2 रुपए नहीं, 58 करोड़ रुपए कैश में। और मैं हैरान हूं, पता नहीं आप कितने हैरान होंगे ये देखकर, क्योंकि आजकल तो छापेमारी में कुछ लाख रुपए मिले तो ये तो सुनने में भी नहीं मिलता। सीधा करोड़ों की बात होती है, और वो भी 50 करोड़, 56 करोड़, 58 करोड़, 100 करोड़, इस तरह से गिनती नोटों की दिखाई जाती है। जालना के बिजनेसमैन की 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। इस कारोबारी के घर जितना कैश मिला उसे गिनने में 13 घंटे लग गए। 32 किलो सोना भी मिला है। ये काले धन पर मोदी सरकार की ताबड़तोड़ स्ट्राइक का ताजा एग्जाम्पल है। अर्पिता पार्थ वाली स्टोरी हम आपको दिखाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले को लेकर कितने रुपए मिले, कैसे हिस्सा चल रहा था, ये पूरा किस्सा आपने देखा है। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा कैश, 10 से ज्यादा फ्लैट्स, आधे किलो के सोने के 6 कंगन, विदेशी करेंसी, क्या नहीं मिला बंगाल में। यूपी चुनाव के समय इत्र कारोबारी के घर में नोटों के ढेर जनता आज तक नहीं भूल पाई है, और तय खाने बने हुए थे। ये सब हाल ही के एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिखाए और बताए ताकि ये क्लियर हो जाए कि मोदी सरकार करप्शन पर एक्शन को लेकर क्या कर रही है। ऐसे ही एक्शन में ईडी हेरल्ड विवाद में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई। बस उसके बाद से काला धन के साथ काला जादू का नया चैप्टर हिंदुस्तान की राजनीति में खुल गया। इसलिए आज पब्लिक का सवाल है, हिंदुस्तान की सियासत में काला जादू का खेला क्या है? क्या काला धन वर्सेस काला जादू पर होगा 2024 का महायुद्ध? यही है पब्लिक का सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के काला जादू वाले बयान पर आज कांग्रेस पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतर गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई बेरोजगारी के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। यह भी कहा कि जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। मतलब पलटवार काला जादू वाले बयान पर था, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस की तरह कांग्रेस ने महंगाई को ही हथियार बनाया प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने के लिए। दरअसल ये पूरी डिबेट कांग्रेस के 5 अगस्त वाले प्रोटेस्ट को लेकर शुरू हुई, जिस दिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के लगभग तमाम नेता काले कपड़ों में प्रदर्शन करने उतरे। इसी पर कल प्रधानमंत्री ने काला जादू वाला रिएक्शन दिया। ये बयान मैं आपको आज फिर से सुनवाती। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले,
अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री की ये बात कांग्रेस को इतनी चुभी कि आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, कई सारे मीम्स सामने आ गए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इस मुद्दे को काले धागे तक ले गए। उन्होंने पीएम मोदी के हाथ में बंधे काले धागे यानी कलावा वाली तस्वीरों को भी ट्वीट कर दिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी सामने आए, काले कपड़े में मोदी की तस्वीर दिखाई और इस पर रिएक्शन भी दिया। सुनिए शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान। इसको देख लीजिए, इसे काला जादू कहते हैं, इसे अंधश्रद्धा कहते हैं, इसे अविश्वास कहते हैं। और ये काले कपड़े पहन के, नदी में रह के, पानी में रह के, हाथ में माला रख के ये जो कर रहे हैं, ये खुदगर्जी के लिए इसको जादू टोना कहते हैं, इसे काला जादू कहते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया, ये मोदी जी कर रहे थे। आपने देखा काले जादू पर कैसी राजनीति हो रही है। काला धन और काले कारनामे तक की बातें हो रही हैं। हर तरफ सवाल उठाए गए कि काले धन पर क्या एक्शन हुआ। कुछ फैक्ट्स मैं इसे लेकर आपके सामने रखना चाहती हूं। 11 अगस्त 2022 यानी आज महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिसमें 58 करोड़ कैश जब्त हुए। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हुआ। 31 जुलाई 2022 को शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की रेड हुई। बिना हिसाब वाले 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए। हालांकि पात्रा चौल घोटाले में 1034 करोड़ का घोटाला है। ईडी की जांच इसमें जारी है। जुलाई के महीने में ही पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई फ्लैट पर ईडी के छापे पड़े। 50 करोड़ से ऊपर रुपए निकले और कैश जब्त हुआ। 2 करोड़ 76 लाख के गोल्ड और गहने भी जब्त हुए। 15 जुलाई 2022 को झारखंड में अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े। 11 करोड़ 88 लाख रुपए कैश जब्त हुए। 37 बैंक खातों की जानकारी मिली। इसी मामले में 9 जुलाई 2022 को झारखंड में पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर 5 करोड़ 32 लाख रुपए कैश निकले। 7 जून 2022 को दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी रेड हुई तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए 133 सोने के सिक्के जब्त हुए। दर्शकों, हर दूसरी सुबह कहीं ना कहीं कैश के ढेर की तस्वीर आ जाती है। हालांकि मैं ये भी मानती हूं कि जितना एक्शन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। काला धन इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। ये जहां भी हो उसे खोज कर निकाला जाना चाहिए और पब्लिक को इसका हिसाब दिया जाना चाहिए। बस रेफरेंस के लिए हमने कुछ हाल में हुए एक्शन आपके सामने रखे। अगर ऐसे एक्शन को एक जगह जोड़ लें तो पिछले 8 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। जी हां, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। ये तो काला धन पर स्ट्राइक हुआ, लेकिन काला धन की आड़ में काला जादू पर सियासत हो रही है। करप्शन पर एक्शन के एग्जाम्पल्स भी आपने देखे। इसके बीच आज पब्लिक का सवाल है कि हिंदुस्तान की सियासत में काला जादू का ये खेला है क्या आखिर? क्या काला धन वर्सेस काला जादू पर होगा 2024 का महायुद्ध? और सबसे बड़ा सवाल जो आज उठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उठाया है, रेवड़ी कल्चर पर कौन सच्चा है कौन झूठा, इस सवाल पर चर्चा अलग से करेंगे इसी शो के अंत में। लेकिन पहले डिबेट काला जादू वर्सेस काला धन को लेकर, और आज पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक। मैं पहले इस शो के नियम बता दूं। नियम सिर्फ 2 आसान से नियम हैं। एक नियम कि एक दूसरे के ऊपर ना बोलें, पब्लिक सुन नहीं पाती और आप जो कह रहे हैं वो व्यर्थ में चला जाता है। तो अपनी टर्न का
इंतजार करें और बस जवाब बोले, किसी और के ऊपर ना बोले। और दूसरा रूल है कि पहले राउंड में मैं सबको 60-60 सेकंड का समय दूंगी, सवाल पूछूंगी, जल्दी से 60 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। तो मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को। अजय वर्मा जी, 60 सेकंड में बता दीजिए कि ये काला जादू शब्द से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी काला धन या काले कारनामे की जब चर्चा करती है तो लोग थोड़ा सा पूछने लगते हैं कि काले धन का जो यूपीए सरकार में घोटालों का दौर था, अब आप काले धन पे सवाल पूछे तो कुछ अटपटा सा लगता है। एडिटर इन चीफ महोदय नमस्कार। और आज मैं सबसे पहले देश में इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर आपके चैनल के सारे वासियों को, आपको और देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। काले धन की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये जो काले काले कपड़ों पर इनके सारे प्रवक्ता आ गए थे जब कांग्रेस ने देश में महंगाई के खिलाफ और देश में बेरोजगारी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, काले रंग पहनकर ब्लैक फ्राइडे मनाया, तो इन लोग बहुत बेचैन हुए, अजीब अजीब तरह की काली की बात करने लगे। देखिए, एक टीवी पे मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ। कुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी काले रंग के कपड़ों में पहनकर काली माला लेकर स्नान करते हुए मैं आपके चैनल पर दिखा रहा हूँ। तब हिंदुस्तान की गंगा को पवित्र नहीं हुई थी क्या काले रंग में? तब देश के लोग अपमानित नहीं हुए थे क्या? प्रयागराज के भगवान अपमानित नहीं हुए थे क्या? देवी देवता अपमानित नहीं हुए थे? अगर काले रंग में जादू और प्रधानमंत्री जी काले रंग के और बीजेपी इतने ही खिलाफ है, रंग तो हिंदुस्तान में सारे होते हैं। अच्छा, काले रंग का जादू और काले रंग का वादा इन्होंने किया था 2014 में। मित्रों, काला धन आएगा, दाऊद आएगा, 2 करोड़ नौकरी, काला धन। आज तक काला धन कहीं नहीं आया। ईडी साहब और सीबीआई साहब, दोनों को हम साहब कहते हैं, डर लगता है। अब उनका दोनों का रुख बिहार के दोनों बॉर्डर पे हो गया, चूंकि सरकार कल साहब की गिर गई है, नीतीश जी ने औरों के साथ सरकार बना ली है। तो ये चाहते हैं कि दूसरा, अगर ये कर रहे हैं तो बहुत सारे सारा हिंदुस्तान ठीक है, और दूसरी कोई चीज करेंगे तो उनकी हर चीज में उन्हें बुराई और अच्छाई नजर आएगी। 60 साल का आपका राज भी समाप्त हो गया और अब 60 सेकंड समाप्त हुए कुछ समय हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो जो तस्वीर आपने दिखाई, आपने कहा महाकुंभ की है? जी, कुंभ में जी। मुझे तो लगता है ये वाराणसी की तस्वीर है। कुंभ की है। कुंभ की है? जी जी जी। अच्छा, एक सेकंड शहजाद, देखिए कुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो शहजाद पूनावाला, अगर काला जादू इनके कपड़ों से होता है तो इनका कहना है तो काला जादू तो पहले नरेंद्र मोदी जी करते हैं जब काला धागा पहनते हैं। अब काला धागा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस देश के कई लोग काला धागा पहनते हैं, तो क्या इसको कहा जाएगा कि ये काला जादू है? काला धागा धर्म ले लें या नजर मान लें, ये एक कल्चर का पार्ट है। अब इसकी तस्वीरें क्यों ट्वीट कर रही है कांग्रेस पार्टी? चमचों के 4 लक्षण होते हैं। आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, 0 सोचते हैं और 4 प्रतिक्रिया देते हैं। ये 4 लक्षण होते हैं चमचों के। और इसीलिए जो विरोध काले कपड़े का नहीं, काले नीति, काले मंशा, काले कृत्य, इसका हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद श्री राम जन्मभूमि पर हमारे राम मंदिर की भूमि पूजन की गई, उसका विरोध किया काले मंशा वालों ने, जो रोम भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, राम भक्ति में का। उसके बाद 5 अगस्त 2021 को जब 370 नाम की दीवार को ढाई गया और जिस प्रकार से भारत का कश्मीर के साथ पूर्ण तरीके से रूहानी और भौगोलिक एकीकरण किया गया, उसमें भी इन्होंने मातम मनाया। काले उनके मंशा थी, काली नीयत थी, और उसका श्वेत पत्र आज जारी हुआ है, क्योंकि फिर से 2022 में 5 अगस्त की तिथि मिली। चाहते तो 4 अगस्त को करते, 6 अगस्त को करते, 19 जून को करते, वो तो सबसे काला दिवस माना जाता है उनके लिए, परंतु वो दिवस नहीं मिला, क्योंकि बार बार श्री राम और राम मंदिर का अपमान करना, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, कभी राम मंदिर पर सवाल उठाना। आज भी देखिए ना, कलावा को भी नहीं बख्शा इन्होंने, हिंदू टेरर कह दिया, भगवा टेरर कह दिया, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस महंगाई की रैली में कह दिया। और यही उनकी मंशा, काली करो जो मंशा है कि बार बार तुष्टीकरण की चलानी है दुकान, इसलिए हिंदुओं का करो अपमान और चलाओ वोट बैंक की दुकान। इसी मंशा से इन्होंने इस डेट को चुना। अगर ऐसा नहीं है तो कोई और डेट पर कर लेते, 19 जून को कर लेते। यही तो काली मानसिकता है। तो
शहजाद पूनावाला जी, आपने भी चमचों से अपनी बात शुरू करी और देखिए तो एक मैं बात। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सभ्य डिबेट है, मिलजुल कर रक्षाबंधन वाले दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय नाविका सोच जी, और इनके आपने मुझसे ख्याल एक और चीज पूछी। चरित्र इन्हीं का है नाविका, शायद। ऐसा ही है, इनके मैंने- ब्लड में है। नाविका, मैंने चमचों के साथ किसका नाम नहीं जोड़ा, पर दर्द कहाँ हुआ उससे पता चल गया कि चमचा कौन है और इनके- लक्षण कौन इनकी दिखा रहा चार है। चलिए चरित्र चलिए, कौन और मैं लक्षण मैं किसके सौरभ दिख रहा है? सौरभ मैंने तो भारद्वाज, नाम नहीं लिया, सौरभ ये बात आप मानेंगे। बिल्कुल सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में हम अब एक दूसरे पर इतने पर्सनल अटैक करेंगे कि किसी ने कलाबा क्यों पहना हुआ है, किसी ने कोई कौन से धर्म में रुचि रखता है, क्या करता है, या देश के सामने जो मुद्दे हैं, जिस तरह के मुद्दे हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं, उस पर हम कब चर्चा करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर महंगाई 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 जो इतना लोग सड़क पे बोल रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर जब इस पर रिप्लाई हो रहा था तो बाहर वॉकआउट कर गए। कोई जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं पार्लियामेंट के अंदर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये महंगाई की आड़ में कांग्रेस पार्टी सिर्फ निशाना इस बात पे लगा रही क्योंकि दर्द हो रहा है कि ईडी एक्शन लेती है, पैसा निकलता है, रॉन्ग डूइंग निकलती है, इसलिए टारगेट करो हर चीज को, क्योंकि महंगाई का मुद्दा अगर आप उठाओगे तो आप ईडी का प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन महंगाई की बात कर रहे हो, लेकिन आपकी रुचि आम इंसान में है ही नहीं। हाँ देखिए नाविका जी, मैं कांग्रेस के विषय में तो नहीं कह सकता कि वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर एक बात है कि देश के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। चाहे हम पेट्रोल के दाम लें तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब 69 रुपीस का लीटर होता था, आज 100, 110, 120 तक भी ये गया हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की बात लें तो ये 500 रुपए के आसपास हुआ करती थी, आज 1053 का एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। दालों की बात करें, खाने पीने के तेल की बात करें, आटे की बात करें, सब चीजों की बात करें तो महंगाई तो बहुत बड़ी है। दूध की बात करें, दही की बात करें, सब चीजों के अंदर महंगाई बढ़ी है। काले धन के ऊपर आपने एक रिपोर्ट दिखाई, मैं निश्चित मानूंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो है ईडी और इनकम टैक्स का बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। उनके काले धन या उनसे जुड़े हुए लोगों के घरों पे, संपत्तियों पे छापे मारे जा रहे हैं। मगर ये तो स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि देश का काला धन जो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले था उससे कई ज्यादा जो है काला धन बढ़ गया है। तो हम तो वो रिपोर्ट्स मानेंगे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आ रही हैं, और काला धन तो देश में बढ़ा है। तो सुब्राष्ट्र जी, काला धन देश में बढ़ा है ये सौरभ भारद्वाज जी का कहना है, लेकिन जो छापों की बात है उससे किनारा कर गए सब। मैं पूछना चाहती हूँ, पार्थ चैटर्जी के घर में अगर छापा पड़ा और उनकी करीबी के साथ उनके लाइफ इंश्योरेंस के 32 सर्टिफिकेट निकले जिसमें नॉमिनी पार्थ चैटर्जी थे, और अर्पिता मुखर्जी के घर से 56 करोड़ की संपत्ति निकली, कैश के बंडल इतने सारे निकले, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा कि अगर ईडी ने एक्शन लिया तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक, अनिल देशमुख आज तक जेल के अंदर है, बेल नहीं मिली, और ये न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, अगर आप छापेमारी को पॉलिटिकल कहते हैं तो कोर्ट तो पॉलिटिकल नहीं है, कोर्ट ने अभी तक बेल क्यों नहीं दी? और उसके बाद संजय राउत जी का ले लीजिए किस्सा, जालना का किस्सा ले लीजिए, वहां भी तो छापेमारी हुई है और 58 करोड़ निकले हैं। अब जालना में तो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, एक्शन हो रहा है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है पिछले 8 सालों में, जो कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ 5000 करोड़ के करीब थी। वो भी इनको एक्शन ऑन ब्लैक मनी नजर नहीं आता है। इसकी क्या वजह है कि ये इस बात को नकारना चाहते? नाविका जी, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबके बारे में कह रही हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काला धन के उन्मूलन को लेकर के बहुत अधिक सक्रिय या बहुत अधिक इंटेंशनल दिखती है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज मोदी जी के डिसीजंस पे जो सवाल उठा रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके किसी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में तो हमने नहीं सुना कि ईडी का छापा पड़ा हो।
ये उन लोगों के घर में छापा पड़ता है जो चीफ, या तो आप अगर देखिए बंगाल में तो या तो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। आप दिल्ली से बैठे हुए यहाँ पे सौरभ जी, कल इनकी प्रवक्ता से एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, आज मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल की जो आज लाइफस्टाइल है, क्या हम बतौर टैक्स पेयर और बतौर दिल्ली के रेजिडेंट होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी सैलरी इतनी है कि उनके घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल और इस टाइप की चीजें हो और दिल्ली की जनता सवाल न पूछे? ये भी तो काला धन का एक प्रकार है। मैं धन को डिमोनाइज नहीं कर रही, लेकिन काला धन क्या है ये आपको समझना होगा। अगर आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप सीधा डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक सीमित संसाधन ही होगा, आपके पास सीमित रिसोर्स होगा। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हैं तो भी इरैशनली किसी को पे नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से है, आप बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं काला धन को या तो प्रमोट कर रहे हैं या काला धन आपके घर पे है। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक सर्वदलीय सम्यक बैठक नहीं होगी, तब तक काले धन पे बात करना बेमानी है। दूसरी बात, ये आपके 60 सेकंड खत्म हो गए सुब्राष्ट्रा जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये काला जादू जो है, इससे इतनी विशेष दिक्कत क्यों है विपक्ष को? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस काले जादू की बात इस संदर्भ में की कि लोग सड़कों पर काली शर्ट्स लेकर आ गए। असल में तो प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे ईडी के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ तो कभी निकले नहीं घर से। प्रोटेस्ट करने निकलते तब है जब ईडी का एक्शन होता है, प्रोटेस्ट करने निकलते तब है जब उनको समन किया जाता है। अब मैं पूछना चाहती हूं, कुछ मुख्यमंत्री तो आकर ये भी कहते हैं कि अरे भाई, ईडी ने बुला क्यों लिया गांधी परिवार के सदस्यों को, क्यों ईडी उनके घर जाकर सवाल नहीं पूछ सकती? इससे पहले कभी महंगाई पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। ईडी के छापेमारी हो या ईडी के सवाल हो, उसके बाद इनको याद आता है कि देश में महंगाई है। सवाल इस बात पर है कि ये दिखावा काले जादू का किस लिए? देखिए नाविका जी, आज बहुत पवित्र त्योहार है। आप हमारी बहन है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपको भी मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। वो सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये दुर्भाग्य है इस देश कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब ये मुल्क जो है विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, जैसा कि वो कहते हैं, आज दुनिया कहीं ना कहीं ग्रहों पे जाने की बात करती है, चांद पे जाने की बात कर रही है, तमाम खोज की बात कर रही है, साहब वो अंधविश्वास की बात कर रही है। काला कपड़ा, लाल कपड़ा, अरे साहब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात कर रहे थे कि साहब इस मुल्क को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यही हमारी रणनीति है, यही पॉलिसी है? जब हमारे देश का मुखिया आज अंधविश्वास की बात करता है, आज वो अपने विपक्षियों को नीचा दिखाने की बात करता है, उनको अपमानित करने की बात करता है, ईडी का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, इनकम टैक्स रेट डलवाता है, और किसके यहां डलवाता है? आप देखिए ना कि दुर्भाग्य इस देश का, वो सोनू सूद, वो तो कोई पॉलिटिकल शख्स नहीं थे ना, उन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, मजदूरों की मदद की, रेट किसके यहां पड़ता है? साहब सोनू सूद के यहां पड़ता है। ये दुनिया, इस देश के लोग देख रहे हैं कि आखिर ये जालिम सरकार आखिर ये कैसे कैसे फैसले करती है, कैसे कैसे लोगों के यहां इनकम टैक्स रेट डलवाती है। ये विचारधारा है, दुख है इस बात का। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में अगर रेट डलवाना था तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर रेट पड़ने चाहिए। गुजरात में अडानी का जो एक बंदरगाह है, आप जानती हैं, उस मुद्रा बंदरगाह, वहां पर हीरोइन जो पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपए की पकड़ी गई। तमाम जगह उसकी सप्लाई हुई, उससे जुड़े हुए लोगों भाई साहब, मैं आपको नहीं, आपके 60 सेकंड समाप्त हो गए, आपके 60 सेकंड समाप्त हो गए, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें, आप ये शो है जहां फैक्ट चेक होता है, तो मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते थे, अब अंधविश्वास की तरह चले गए। अब आपसे ये शब्द अगर निकले आपके मुंह से तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। आप तो वो वाली पार्टी हैं जो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन जो आया है वो तो बीजेपी का वैक्सीनेशन है। ये भ्रम किसने फैलाया था? आपकी पार्टी ने। अब आप कह रहे हैं आप इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अब
प्रधानमंत्री अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बंदरगाह कहा कि अडानी का है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूं कि बंदरगाह बनाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले, चाहे अडानी हो, उसको ऑपरेट करने वाले, उसमें पकड़ने वाले या उस पर जो सामान आता है उसको हैंडल करने वाले, वो तो सब सरकारी तंत्र होता है। कस्टम्स की वहां पर चौकी होती है, वहां अडानी के लोग नहीं जाते हैं देखने के लिए। तो दो फैक्ट्स में आपके प्रश्न चिन्ह था जो मैंने साफ कर दिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, प्रधानमंत्री के दिल में बात क्या थी जिसको उन्होंने ये काला जादू के नाम से कहा है? क्योंकि इसके बाद ये शब्द आने के बाद से एक तरह की कंपकपी सी मच गई है कि समझने लग गए हैं कि ईडी सीबीआई पहले से था, ये काला जादू कहां से आ गया, ये कहीं काला धन के पीछे ना पड़ जाए। कुछ ऐसा विचार था प्रधानमंत्री? देखिए, पहले तो नाविका जी, ये वो पार्टी से हम बात कर रहे हैं जिनके एक नेता सांसद ने खड़े होकर कहा कि अल्लाह का कहर है, शरिया कानून में बदलाव हुआ इसलिए कोरोना आया। ये शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, टाइम्स नाउ ने इसको ब्रेक किया था। दूसरी बात, अब मैं आज पूछना चाहता हूँ, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, सभी लोगों ने इसकी शुभकामनाएं दी है। आज एक देश की बेटी, देश की महिला खिलाड़ी के विषय में जिस प्रकार की बातें यहीं पर बैठे एक प्रवक्ता ने की और उसको पूछा कि तू दिल्ली से है, इसका प्रमाण दे, मतलब सेना से भी प्रमाण मांगा कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, और देश की बेटी जिसने तिरंगे के तहत खेलकर हमारे लिए मैदान में मेडल जीते हैं, उसको भी अपमानित करने के लिए तू सबूत दे। और उसने सबूत भी पेश किया, वो दिल्ली से ही है, उसने ये सबूत पेश किया और उन्होंने तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह के ऊपर जो तिरंगा हाथ में लेकर तो घूमते परंतु तिरंगे की रक्षा और तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोगों, खिलाड़ी और जवान का अपमान करते हैं। तीसरी बात, देखिए, काले रंग से ना किसी को आपत्ति है, ना काले कपड़ों से आपत्ति है। ये काले रंग पे काले कपड़े पहनकर रोज काले करतूत जो करते हैं ना, उस काले करतूत पर आपत्ति है। और इसीलिए जब काले करतूत को पकड़ने के लिए ईडी जाती है, मुझे कृपया करके, जब ईडी जाती है इनके काले करतूतों को पकड़ती है, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ईडी कर रही है अत्याचार, मत पकड़ो मेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, मैं करता रहूंगा दुराचार। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, ये जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, महिला खिलाड़ी का अपमान किया, इनसे जरा पूछिए, आप समझ गई ना कौन बोल रहा हूँ, उनसे जरा पूछिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे ईडी की कार्रवाई सही है या नहीं है। और ये कांग्रेसी के रूप में जो आए हैं, इनसे पूछे सत्येंद्र जैन पर जो ईडी की कार्रवाई हुई वो सही है नहीं है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और आम आदमी पार्टी ने सोनिया और राहुल के ऊपर ईडी की कार्रवाई सवाल उठाए हैं। मैं दोनों सवालों के जवाब लेती हूँ। पहले सौरभ भारद्वाज जी आप जवाब दीजिए और फिर मैं अजय वर्मा जी। अच्छा, पर आप समझ गई? हाँ, आप समझ गए कि किसने अपमान किया महिलाओं का? मैं जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, और न्यूज की दुनिया में कौन किस पर क्या वार कर रहा है वो सुबह से शाम तक टीवी चैनल पर हम चलाते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चाहे आपकी हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो। तो सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी आप जवाब दीजिए, प्रश्न उठाया है शहजाद पूनावाला जी। देखिए, खिलाड़ियों की बात से और उसके अंदर भ्रष्टाचार से सुरेश कलमाड़ी की याद आती है, और सुरेश कलमाड़ी के बाद आज शहजाद पूनावाला दोबारा से जो है खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, और खिलाड़ियों की बात करते हुए बेसिकली राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने मेरे शब्दों को भी बदला, अपनी भाषा शैली मेरे मुंह में डालने की कोशिश करी। तू कहाँ रहती है, तू मुझे ये बता। मुझे नहीं लगता कि ये भाषा शैली मेरी है, ये शहजाद पूनावाला की भाषा शैली है। भाव तो और कहाँ से आ रही है, ये किस जनरेशन से आ रही है, ये भी मैं जानता हूँ। ये भाषा शैली कहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि उनसे क्या बात कही गई। उनसे ये कहा गया कि आप जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्य कौन सा है। और आज इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने लिखित तौर पे दिल्ली सरकार को बताया 2016-17 के बाद वो दिल्ली से नहीं उत्तर प्रदेश से खेलती हैं, यानी कि अगर वो उत्तर प्रदेश से खेलती हैं तो उनको जो राशि मिलेगी वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। सम्मान उनको कोई भी राज्य दे सकता है, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी उनको सम्मान दिया, पहले भी बुला के सम्मान दिया, इस बार ट्वीट करके सम्मान दिया। अब बात यह आती है कि खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है, खिलाड़ी तो राज्य का होता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 61 मेडल आए हैं, 61 खिलाड़ी हैं जो पूरे देश के हैं, और आपकी सरकार जो है जम्मू कश्मीर को मिला के 18 राज्यों में है।
तो इन 61 खिलाड़ियों को आपकी 18 की 18 राज्य सरकारें जो हैं वो इनाम दे दें, नगद राशि दे दें, तो हम भी मान लेंगे कि आप सारे राज्यों का जो है सम्मान करते हैं। मगर मैं आ रही हूँ, अजय वर्मा जी आ रही हूँ इसका जवाब शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला जी देखिए, ये मैंने मुझे नाविका जी आप एंकर हैं, आप मैं आऊंगी। और नाविका जी मैं अपनी बात मैं अपनी बात रख दूं, हो गई उनकी बात, मैं अपनी बात पूरी कर, मैं अपनी बात रख दूं, ठीक है, उतना ही समय दे दें। आप बात पूरी कर लीजिए और मैं फिर आपको टाइम दूंगी जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2016-17 से पहले कुछ साल वो दिल्ली के लिए खेलती रही थी और ये ऑन रिकॉर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कि उनको इस चीज की सम्मान राशि समय समय पर मिलती रही है। 2017 के बाद और दो और खिलाड़ी हैं, मैं उनका आपको एग्जांपल दूं। एक है रवि दहिया और एक है शरद कुमार। शरद कुमार पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, दिल्ली के नहीं है, बिहार के रहने वाले हैं, मगर दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने उनको इनाम राशि भी दी, उनको नौकरी भी दी। दूसरे खिलाड़ी हैं रवि दहिया, दिल्ली के नहीं है, हरियाणा के हैं, मगर दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर जीता तो इनाम राशि भी दी गई और उनको नौकरी भी दी गई। ये बात ये नहीं है कि कौन कहां पैदा हुआ, कौन कहां रह रहा है, बात यह है कि आप किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि साहब स्टेट्स की क्या बात है, जी बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, अब आप जवाब दीजिए। पॉइंटेड क्वेश्चन और आप पॉइंटेड जवाब। देखिए, ये वो मानसिकता को परिदर्शित करती है जिस मानसिकता के तहत दिल्ली सरकार का स्टेडियम कुत्तों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए मैंने उस भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि मानसिकता मूलतः यही है। जब एक सैनिक हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए नाविका सौरभ, हाँ मैं बात रख लूं, मैंने तो बीच में बोला। मैं आपको रिबार्ट करने का समय दूंगी, पूरा समय मिलेगा भाई, पूरा समय मिलेगा। एक बार में आप अपनी बात खत्म करें। तो नाविका, सैनिक अपने देश के तिरंगे की रक्षा में लगा रहता है, उसको केजरीवाल पूछते हैं सबूत दिखा सर्जिकल स्ट्राइक का, और देश के तिरंगे के सम्मान के लिए खिलाड़ी खेलता है। जब मेडल आता है ना, यूपी का मेडल, हरियाणा का मेडल, दिल्ली का मेडल, गोवा का मेडल नहीं होता, वो देश का मेडल होता है। यहाँ पर तो गर्व होता है हम लोगों को। मैं आपको बता दूं, हरियाणा राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने हमारे तमाम खिलाड़ी, चाहे वो उनके राज्य से हो ना हो, उनको ये इनाम भी दिया है, उनकी वाहवाही भी की है और उनको राशि और समर्थन भी दिया है। टॉप स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री का फोन करके हर व्यक्ति से बात करना, हर खिलाड़ी से। ये 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। ये ना नाविका प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो ना। उन्होंने जादू से भटक रहे हैं, पर ये काला जादू, इसका मूलतः विषय यही है ना, काली नीयत, और काली नीयत नहीं। सुन लीजिए, अब देखिए, उनको आपने मौका दे दिया बीच में हस्तक्षेप करने का। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी कोई सरकार होती तो वो कहती, प्लीज नाविका, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। दूसरी कोई सरकार होती नाविका, तो वो कहती कि चाहे मेरे राज्य से होना हो, 20 वर्ष से बेटी मेरे राज्य में रहती है, मैं अपनी एड बजट का पैसा घटाकर उसको दूंगा। पर यहां पर एक मुख्यमंत्री कहता है मेरे विज्ञापन में कोई कमी ना है, ये एथलीट भाड़ में जाए, विज्ञापन में कमी ना है, एथलीट भाड़ में जाए। ये इनकी मानसिकता को प्रचलित करता है। अब तीसरी बात मेन मुद्दे पे कृपया करके दोनों ये सगाई और निकाह करने वाले लोगों को उसी पे आ रहा हूं। नाविका, एक यहाँ से ऑर्केस्ट्रा बजाता है, दूसरा वहां से, दोनों वाले से गठबंधन में है। हाँ, मुझे एक बात रखनी, तीसरी बात नाविका, चलिए खिलाड़ियों को मेरी दरखास्त है आपसे, खिलाड़ियों को फुटबॉल ना बनाया जाए। बढ़ रहे हैं, हाँ, इन्होंने मेडल जो जीत के आते हैं उन्हें फुटबॉल ना बनाए। आप बाकी मुद्दे पर बोलिए। मुद्दे पर आदरणीय मेरे बड़े भाई सौरभ जी से मेरा सवाल, सोनिया राहुल आप बता दीजिए, वादा करके जाइए कि आप ये 18 सरकारें, अरे भाई इनको कोई प्रॉब्लम है क्या, इनको कोई समस्या है क्या? मुझे आने दो उनका सवाल है। एक सेकंड नाविका, मैं पूछूंगा अपना सवाल। ओके, हाँ आदरणीय, देखिए सवाल से भाग रहे हैं, प्लीज नाविका। जी खिलाड़ी किसी के मोहताज नहीं है, खिलाड़ियों की विज्ञापन देने वाले इज्जत अफजाई है, पूरा देश करेगा, उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जल्दी से सवाल, मुझे विषय पे आने दीजिए। सौरभ जी ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने वाले खिलाड़ियों को देंगे, आप बताइए ना। 61 खिलाड़ियों को प्रॉब्लम क्या, मैं डिबेट के मुद्दे पे लौट के आ रहा हूं भाई। नाविका प्लीज मेरा समय मत घटाइए। चलिए, ये जरूरी नहीं है सौरभ भाई को बताना कि वो राहुल गांधी और नहीं, एक सेकंड,
क्यों मेरा सवाल आप एडिट कर रहे हैं? प्लीज आप मुझे पूछने accept दीजिए। नाविका, दिस इज नॉट फेयर। ये जो हो रहा है ना, ये आप ठीक जल्दी नहीं। से पूछिए। पर मैं कैसे पूछूं, ये बीच में बोल रहे हैं? चलिए हाँ, एक हाँ, मिनट, बता दीजिए। एक मिनट सौरभ अरे जी, आप हाँ, सौरभ बता जी दीजिए, एक मिनट, सबको आप देंगे। सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सवाल जल्दी से 15 सेकंड। हाँ, कट्टर ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने वाले से मेरा सवाल है, सोनिया और राहुल पे ईडी की कार्रवाई सही है या नहीं? और कांग्रेस, अधिकृत कांग्रेस से मेरा सवाल है, क्या सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई जिसपे 2 महीने से बेल नहीं मिली है, सही है गलत है? सौरभ भारद्वाज पहले आप जवाब देंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना यार इनका ये प्रॉब्लम ईडी क्या है, की ये कहां से कार्रवाई- है? ईडी की ये कार्रवाई- इधर आप से है भाई। एंकर हैं, नहीं वो नाविका एंकर जी, मैंने हैं। आपसे कहा है कि एक डिबेट देखिए, सुचारू रूप से होनी नहीं, चाहिए। नहीं, मैंने आपको सुचारू बार-बार- रूप से मुझे ये करना- क्या है बीच में? सिर्फ ये आम आदमी पार्टी में है क्या? नहीं, एक मिनट, सुचारू रूप से मैं का क्या तरीका है भाई? ये सुचारू- सीरियसनेस है, कौन है भाई? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा गैर जी, लाइसेंसी लोग चलाएंगे क्या? अजय वर्मा जी, आप इत्मीनान रखिए ना। मतलब अब एक बेगानी मिनट, शादी में अब्दुल्ला एक दीवाना मिनट, बन के एक घूम मिनट, फिर रहा है। सौरभ भारद्वाज जी, उससे सवाल पूछिए। ईडी का एक्शन जिनका यही नहीं पता राहुल कि कल कहाँ थे, कल कहाँ गांधी होंगे। और कोई सोनिया आवेश का गांधी पर सर्टिफिकेट सही बांटेंगे। है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? दी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ हाँ या ना का जवाब। कि 61 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में नहीं, जीत अगर के आए आपका हैं, खिलाड़ी का 18 सवाल है तो राज्य मैं सरकारें हैं इनके पास पास। कर रही हूँ। अजय तो बताइए, वर्मा हम जी, सबको इनाम अजय देंगे वर्मा या नहीं जी, देंगे? अगर उनको इनाम देंगे नहीं देंगे सबको? अगर कोई गलत कारोबार हुआ है, गलत नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो आप चाह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां चुप हो जाएं क्योंकि वो गांधी परिवार है तो कोई सवाल ना पूछा हम जाए? नहीं चाह रहे, ईडी अपना काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं मान नहीं सकती कि किसी राजनीतिक दल जिसने 60 साल इस देश पे राज किया हो, उनसे नाता रखने वाले इंसान बेटियों के ऊपर इस तरह की बात कह सकते हैं। सुब्राशा जी, इस पैनल पर आप एक अकेली ऐसी महिला हैं मेरे साथ, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हम बर्दाश्त कैसे करें? और इसको अगर काला जादू कहे तो क्या क्या गलत कहा है प्रधानमंत्री ने? क्या गलत कहा है? इस तरह की काली सोच, इस तरह के काले शब्द, इन्हें और क्या कहेंगे हम? नाविका जी, बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए। और आपने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया, मुझे लगता है कि देश के और पत्रकारों को आपसे सीखना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, खास करके टेलीविज़न डिबेट्स के दौरान, कि लोगों को जो समय मिलता है उसमें निर्बाध रूप से वो ऐसी ऐसी बातें कह के निकल जाना चाहते हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी ऐसी बातें कह के निकल जाना चाहती है इस आड़ में कि ये समय मेरा है, पार्टी का प्रवक्ता मैं हूं, मैं जो चाहूं वो बोल दूं, वो पार्टी की आधिकारिक लाइन मानी जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी दबाव रहता है कि उनको समय दें। आपने जो स्टैंड लिया उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूं। और आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आज शाम से शुरू हो गया है। मुझे लगता है देश की हर बहनों के सामने ये मैसेज है कि किसी भी तरीके की बदतमीजी, बेहूदगी न तो बर्दाश्त करनी चाहिए, और अगर मौका मिले तो जिसको जिस भाषा में समझ आए उसको उसी भाषा में नापना चाहिए। कई बार ऐसा होता है नाविका जी कि लोग बेहूदी बातें करते हैं और सामने से उम्मीद होती है कि श्लोक पढ़े जाएंगे। जरूरी नहीं है। अगर आपसे कोई बेहूदगी से बात कर रहा है तो आप डबल बेहूदगी से उसको जवाब दीजिए। डॉक्टर अजीज खान साहब और शहजाद पूनावाला जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैं आपसे और सौरभ भारद्वाज जी से भी माफी मांगती हूं कि मुद्दे से हम हट गए। लेकिन मुद्दा कैसे कोई रह सकता है जिस देश में कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता इस तरह की बात करे, जिसमें बच्चियों का अपमान हो, और वो भी रक्षाबंधन के दिन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे एक बहुत ही अच्छा विचार है जो इस देश में लाया गया था, और उसके ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी और अभद्रता से उसको दिखाना और बताना, मैं समझ नहीं सकती कि इंसान इससे भी कितना नीचे जा सकता है। जी, काला जादू की बात हुई, इस पर सियासी हलचल हुई, दोनों तरफ से मुद्दे हैं। आप मुद्दों की बात करें, चर्चा करें, और हम अगर किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी डिबेट करते हैं तो चाहते हैं कि लोग एक सभ्य तरीके से अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि ये जो डिबेट है यही हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में आज़ादी है एक्सप्रेशन की।
पर आजादी की भी लक्ष्मण रेखा होती है, सीमा रेखाएं होती हैं। मुझे खेद है कि एक सीनियर कांग्रेस के लीडर को मुझे यहां से जाने के लिए कहना पड़ा। ये मेरी सभ्यता या मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं किसी से इस तरह से बात करूं, लेकिन अगर बच्चियों के ऊपर इस तरह से कहा जाएगा तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा। और इसी को शायद हमें सोचना चाहिए कि हमारी सोच कितनी काली हो चुकी है। हमें उठना पड़ेगा इससे ऊपर। ये मेरी आज सबसे अपील है। मुझे उम्मीद है कि जितने पैनलिस्ट यहाँ हैं वो भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि ये अनफॉर्चुनेट है जो शब्द कहे गए। मैं दर्शकों आपसे और इस देश की, इस दुनिया की सभी महिलाओं से, बच्चियों से माफ़ी मांगती हूँ कि किसी ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया उस शो पे जो पब्लिक का शो है। आज इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन देश में आजकल एक और मुद्दे पर सियासी तलवार खींची हुई है, वो है रेवड़ी कल्चर। आज इस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चुनावों के दौरान किए जाने वाले मुफ्त सुविधाओं के वादे एक गंभीर मुद्दा है। इस कल्चर के चलते इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, शॉर्टकट से समाधान नहीं मिलता। आज इस पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पलटवार किया। 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, फ्री सुविधा बंद करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा आरोप, मनरेगा के लिए भी केंद्र के पास पैसा नहीं है। और तीसरा आरोप, 75 साल में किसी सरकार को इतना घाटा नहीं हुआ। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए केजरीवाल वर्सेस बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। केजरीवाल जी कहते हैं ये रुपया आता है, जाता कहां है? सत्येंद्र जैन के घर नहीं जाता है, मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिलता है इससे। 200 करोड़ टीके लगते हैं आम जनता को इससे। मैं पूछना चाहती हूं आज इस मुद्दे पर शहजाद पूनावाला जी आपसे। आज केजरीवाल जी ने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि देश में महंगाई है और कुछ स्कीम्स में पैसा नहीं मिल रहा। तो ये जो रेवड़ी कल्चर का विरोध हो रहा है, क्या ये इस बात से हो रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है? 4 आरोप अरविंद केजरीवाल यहाँ पे फ्री वैसे कुछ है नहीं। फ्री अगर है तो एलिगेशन है, फ्री पोल्यूशन है, तुष्टीकरण है, नशा है, और उसके ऊपर उन्होंने 4 आरोप लगाए। एक तो उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग को ख़त्म करने की बात सरकार ने की। ये वो रिप्लाई है, गवर्नमेंट का रिप्लाई है। उसमें सवाल पूछा गया कि क्या ऐसी सोच है कि 8वीं वेतन आयोग को ख़त्म किया जाएगा? आंसर है जी नहीं, मतलब कि नहीं किया जाएगा। उसको उन्होंने झूठ प्रस्तुत किया। दूसरा उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ के लोन वेव ऑफ कर दिए गए। नाविका जी, आप इकोनॉमिक्स की मास्टर्स है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको पता है वेव ऑफ और रिटर्न ऑफ में अंतर होता है। रिटर्न ऑफ मतलब खाता बंद नहीं किया है, रिकवरी प्रोसेस जारी है। इसीलिए आप ही का ईटी नाउ है ये, दिस इज ईटी नाउ, मोस्ट क्रेडिबल इकोनॉमिक पेपर। 8.6 लाख करोड़ के बैड लोन्स रिकवर हुए 8 वर्ष में, और ये है दूसरा रिपोर्ट कि 5.9 ग्रॉस एनपीए का आज सबसे कम दर पर है, क्योंकि रिटर्न ऑफ मतलब कि उसका प्रोविजन डिपॉजिटर्स के लिए किया गया है पर उसकी रिकवरी चल रही है। ये रिटर्न ऑफ और वेव ऑफ में फर्क नहीं जानते। तीसरा उन्होंने कहा कि मनरेगा का खर्च कम किया है। मनरेगा का
65,000 करोड़ होता था प्री पैंडेमिक में, 1,11,000 करोड़ हुआ था पोस्ट पैंडेमिक, इन द पैंडेमिक पीरियड। पोस्ट पैंडेमिक क्योंकि अब हम फिर से उस लेवल पे आ गए तो आज भी 98,000 करोड़ है। तो कैसे कम किया गया? उन्होंने कहा डेवल्यूशन कम हुआ है, 42% डेवल्यूशन है 15 फाइनेंस कमीशन के बाद। एवरेज पर स्टेट यूज्ड टू गेट 58,000 करोड़ पर मंथ, टुडे द डेवल्यूशन इज 1,11,000 करोड़। वो कह रहे हैं पैसा कम किया, ये तो झूठ है। परंतु क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि नाविका जी, मैं सौरभ भाई मेरे बड़े भाई है, ये बोल रहे ना फ्री शिक्षा देते हैं। 500 स्कूल बनाने का वादा था। मैं सौरभ जी आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे 15 नए स्कूल जो बनाए हैं वो बता दो। 20 नए कॉलेज बनाने का वादा था, आप मुझे 5 नए कॉलेज का नाम बता दो जहां पे फ्री शिक्षा दी जा रही है। उल्टा 700 कॉलेज में, स्कूल में तो आपके प्रिंसिपल नहीं, 400 में वाइस प्रिंसिपल नहीं, 20,000 गेस्ट टीचर्स को हटा दिया आपने, 40,000 टीचर्स के पद आज भी खाली है। और जो स्कूल का क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन है उसमें भी 5 लाख के कमरे का 28 लाख ले लिया, इसलिए लोकायुक्त ने आपको इस भ्रष्टाचार के रिपोर्ट मांगी है। और आखिरी में फ्री हेल्थ की बात करते हैं, 7 हॉस्पिटल 6 महीने में खोलने वाले थे, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, ये 6 RTI आई है। 10 लाख नौकरी देने वाले थे, 3246 जॉब्स दिए हैं 7 वर्ष में। अगर ज्यादा दिए तो बता दीजिए। चलिए सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रेवड़ी कल्चर का जो डिबेट है ये बहुत जरूरी है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि इस दुनिया में कभी भी कुछ फ्री नहीं आता। यहाँ तो दाम ऊपर से दिखते हैं, प्राइस टैग दिखता है, या कहीं ना कहीं वो हिडन होता है, बाद में जोर का झटका आपको धीरे से लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ डेट टू इनकम रेशियो जो है वो 50% के करीब जाती हुई नजर आ रही है, क्या वहां पर आप अफोर्ड कर सकते हैं फ्री पानी, फ्री बिजली और इस तरह के वादे करने का? क्योंकि ये स्टेट की फाइनेंसेस पे असर करता है। और दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि ये जो है ये कैश खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चा होता है, इससे आप कोई एसेट नहीं बनाते। आप अगर इसी पैसे को इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो आप लोगों के लिए कुछ चीजें बनाएंगे, कुछ सुविधाएं देंगे और नौकरियां भी देंगे। तो क्या अगर फ्रीबी कल्चर पर एक डिबेट छिड़ी है तो हमें एक सकारात्मक डिबेट नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर? नाविका जी, आपका सुझाव बहुत सही है और हम यही चाहते हैं कि आज पूरे देश में इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर चर्चा हो कि क्या लोगों को, हमारे देश के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के अंदर फ्री शिक्षा दी जाए या नहीं दी जाए। क्या सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयां, फ्री इलाज, फ्री टेस्ट किए जाएं या उनसे अब पैसे लेने शुरू कर दिए जाएं। क्या गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूलों में फ्री में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनाया जाए या ना बनाया जाए। या अगर गरीब आदमी को अपना घर चलाने के लिए फ्री पानी 20,000 लीटर दिया जाता है या उसको 200 यूनिट बिजली दी जाती है, तो क्या इससे देश बर्बाद हो जाएगा? इससे देश श्रीलंका बन जाएगा, वेनेजुएला बन जाएगा? अभी तक हम सुनते आते थे नाविका जी कि देश प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। हम लोग जो है ट्रिलियंस की इकोनॉमी के अंदर पहुंच रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। सारे देश प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि भारत की तरह हम भी इस तरह से बन जाएं और सब लोग भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच चुकी है। और अब पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में 3 बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये फ्री की सुविधाएं चली तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, इस देश का पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा। तो हमारे मन में सवाल ये आता है, क्या देश की इकोनॉमी इस हालत पे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा दी है कि वर्षों तक जो फ्री सुविधाएं गरीबों को दी जा रही थी उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी को अब कष्ट होने लगा है। दूसरी बात, जब 10 लाख करोड़ का ऋण अपने मित्रों का माफ करा हो तो उसके अंदर समस्या नहीं आती है। जब कॉर्पोरेट टैक्स जिसके अंदर बिलियन। सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपको इस पर फैक्ट चेक करूंगी। नहीं, इस पर मैं आपको फैक्ट चेक करूंगी क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं है, ये प्रोविजनिंग है, ये बैंक्स की। और आप पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं इस बात को। बैंक्स के रूल्स पहले फॉलो नहीं हो रहे थे, लोन दिए जा रहे थे, बैड लोन जिन पे वापस नहीं आते थे इंस्टॉलमेंट्स, उनको एवरग्रीन किया जा रहा था। अब एक सिस्टम है जिसमें आप
प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी जारी है और रिकवरी 8 लाख या 8.95 लाख करोड़ की हुई है, जो कांग्रेस के जमाने में राइट ऑफ कर दिए गए थे कि भाई आओ ले जाओ, यहां सेल लगी हुई है। तो इसमें आपको फर्क करना मुझे लगता है करना चाहिए। झूठ पकड़ा गया जी। नाविका जी, दूसरी बात स्विस बैंक की रिपोर्ट जो है ये तो रॉयटर्स के अंदर छपी है और उसने कहा है कि स्विस बैंकों के अंदर जो काला धन भारतीयों का होता था वो 14 साल की सबसे ऊंचे लेवल पे है और 50% वो काला धन बढ़ा है। दूसरी बात, जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। अब मैं एक एक करके, क्योंकि समय भी समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल जवाब दीजिए। नाविका देखिए, ये अगर कह रहे हैं कि इनको चिंता है बढ़ते हुए नाविका क्यों बोले? कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठते थे यही कहते थे कि राइट ऑफ नहीं है, ये बाद में नाविका जी चलिए ये सही है, ये शहजाद पूनावाला जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी नाविका जी देखिए, मैंने तो शुरुआत में पूछा कि भाई ये फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज, जैसे हमने आयुष्मान भारत स्कीम लागू की पर इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की। चंडीगढ़ में पीजीआई के पास वहां पे आयुष्मान स्कीम चलती थी जहां पे मुफ्त इलाज मिलता था, वो भी बंद करवा दी क्योंकि 16 करोड़ वहां पे खर्च नहीं दे पाए। नाविका प्लीज इंटरप्ट ना करें, प्लीज प्लीज सौरभ भारद्वाज जी, प्लीज। अगर इतना ही अच्छा मैनेजमेंट कर, अगर इतना नाविका व्हाई इज ही डूइंग दिस? दो ही लोग हैं। अगर इतना ही अच्छा मैनेजमेंट था तो एडवर्टाइजमेंट का बजट कम करवा के ये विज्ञापन गुरु जो है ये वहां पे जो है वो पैसा देते गरीबों के लिए। दूसरी बात, गरीबों की चिंता कितनी है, जो स्कूल तो इन्होंने बनाए नहीं, बंद कर दिए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसके लिए उन्होंने मांग की एलजी से कि आप इसके हाइक कर दो। एलजी ने कहा नथिंग डूइंग, एजुकेशन माफिया को बेनिफिट करने के लिए नहीं करेंगे। ये सही है कि गलत है? तीसरी बात, ये कह रहे हैं ना स्विस बैंक में काला धन बढ़ा है। एक सेकेंड, जैसे आपने भी 10 लाख करोड़ पे इनको पकड़ा है, स्विस बैंक में डिपॉजिट्स बढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर डिपॉजिट ब्लैक होती है। अगर इन्होंने ब्लैक मनी कहा तो दिखा दे, अभी दिखा दे। हर डिपॉजिट ब्लैक मनी नहीं होता, जो ब्लैक मनी होता है वो खुफिया होता है, वो बेनामी होता है। सौरभ भारद्वाज ये भी फैक्ट फ्री, लेकिन पर स्कूल के नाम पूछ लो, 5 नए स्कूल के नाम, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये 5 नए स्कूल के नाम बता दो। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, मैं सिर्फ एक तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 2 सालों में पूरे विश्व में एक एपिडेमिक था, हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर में जो भी इकोनॉमी आप देखेंगे उसमें प्रेशर नजर आ रहा है। और मैं ये भी आपके नोटिस में लाना चाहती हूं कि 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी है और कईयों को फ्री भी लगी है ये वैक्सीनेशन। मैं पूछना चाह रही हूं कि क्या सरकारें इतनी बंटी हुई हैं राजनीतिक लाइंस पर कि जनता के मुद्दे की बात या जनता के भले की बात पर साथ बैठकर कोई अच्छा सा हल नहीं निकाल सके? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या हमें इकोनॉमी के दर पर हमें सबको एकदम सचेत होने की जरूरत नहीं है? क्या ये सिर्फ मोदी जी का काम है? क्या ये राज्यों का काम नहीं है? कम से कम इस पर एक कंसेंसस होने की जरूरत है या नहीं? इस पर अपने दिल से एक सच्चा जवाब तो दे दीजिए। देखिए धाविका जी, हम तो इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम नहीं चाहते कि बीजेपी इसके अंदर अब यू टर्न ले। हम पूरे देश में इसके ऊपर रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि जनता को क्या चाहिए, दोस्तवाद, परिवारवाद या भारतवाद। हमें लगता है दोस्तों का ऋण माफ करना और दोस्तों का टैक्स कम करना, जनता को एजुकेट करना भी राजनीतिक दलों का। मुझे भी सब कुछ फ्री चाहिए, मुझे सब कुछ फ्री चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए फ्री, पेट्रोल चाहिए फ्री, मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए फ्री, एजुकेशन। तो जनता से पूछेंगे तो जनता को सब कुछ फ्री चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं होता सौरभ भारद्वाज जी। तो रेफरेंडम हर चीज का नहीं होता। मुझे लगता है इससे ज्यादा सीरियस डिस्कशन और एनालिसिस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और मेरा सिर्फ इतना लिमिटेड नजरिया है कि अब शायद समय आ चुका है इस देश में कि राजनीतिक दलों को सिर्फ राजनीति छोड़कर कुछ देश के अहम मुद्दों पर सीधे आमने सामने बात करनी चाहिए, डिस्कशन और कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है,
ये जनता की बात है। ये सिर्फ चुनाव और वोट्स की बात नहीं है। देश को जिंदा रहना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सत्ता में रहे या ना रहे, ये जरूरी बात है, ये अहम बात है।